बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है और प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं माहिर कानून अजहर सदीक साहब। सदीक साहब, हम प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आपसे आज मौजू ये होगा कि आप हमें ये बताएंगे कि ये जो 18वीं तरमीम है, जिसके बाद सूबे सेहत हो या सिक्योरिटी के मामलात हो, इस हवाले से अपने फैसले करने में आजाद हैं। और आपने देखा कि कौमी राब्ता कमेटी में ये फैसला किया गया कि हमने लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, और वहां पर मुराद अली शाह भी जो है वो अपनी रजामंदी, अपनी कंसेंट देकर आए थे। लेकिन जैसे ही कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ तो मुराद अली शाह ने सिंध में जाकर कह दिया कि हम लॉकडाउन को मजीद सख्त करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने में 18वीं तरमीम कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है, मुतफिका या यकसा पॉलिसी नहीं बन पा रही? बहुत शुक्रिया इमरान। बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया आपने। आपको पता है हम अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं कि 18वीं तरमीम ने कैसे आईने पाकिस्तान 1973 की शक्ल बिगाड़ कर रख दी है, और वो एक बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये अमल एक किया गया, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा था। और वो हमें एजेंडे में मैं इशारतन 2-3 बातें कर चुका हूँ। लॉयर्स मूवमेंट से हमें इन चीजों को मिलाना पड़ेगा आपको, कि ये सारा काम जो स्टार्ट हुआ था लॉयर्स मूवमेंट के तहत, बाकायदा अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश, फिर 18वीं तरमीम से दो धारी तलवार करके वफाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, और सूबों में इख्तियारात की जंग, दौड़, और सबसे ज्यादा जो है वसाइल पे कब्जे की कोशिश के हवाले से। और साथ साथ अगला जो एजेंडा तय करना था कि पाकिस्तान को फेडरेशन से, या मैं कन्फेडरेशन की बात नहीं मैं करना चाह रहा, कि फेडरेशन को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। और उसके लिए आप हर एक में देखें, हम आप मैं जो बड़ा क्लियर हूं इस बारे में। 18वीं तरमीम के पीछे अगर देखा जाए तो एक माइंड सेट है जिसे हम आजाद तबका, आजाद ख्याल, सो कॉल्ड लिबरल मैं कहता हूं। और उसमें वो सारे लोग उठाकर देख लें, आप उन दिनों में देख लें कि ये सारे लोग वो शामिल थे। और वो यही वजह थी कि पाकिस्तान को आज तक कोई छेड़ नहीं सका था, क्योंकि यहाँ फेडरेशन बड़ी मजबूत थी। और 1973 का आईने पाकिस्तान 1973 अगर आप उठाकर देखें तो इसने वफाक को जोड़कर रखा हुआ था। उसको समझने के लिए जरूरी यह है कि हर एक को पता है इंतजामिया 3 बड़े सतून है, पार्लियामेंट है और अदलिया है। और इस काम को हर एक के दायरा कार तय कर दिए गए थे। और कानून साजी के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, आइन के आर्टिकल 141 से आगे अगर पढ़ जाए हर एक इख्तियारात क्या क्या है वो तयन किया गया था। और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 लिस्टें थी, एक कंकरेंट लिस्ट थी। अब ये सूबे के इख्तियारात के हवाले से था। अब क्या हो गया है कि अब वफाक को इतना कमजोर इस हद तक कर दिया गया है कि सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अलावा आप कानून साजी कर नहीं सकते हैं। और सूबे जो हर कोई काम कर सकते हैं, यानी सूबों को मादर पिदर आजादी आजादी होनी चाहिए, ये नहीं है। लेकिन अगर हम आप अमेरिकन स्टेट्स अजहर उठाकर सदीक देख लें। साहब, आपकी बात काटता हूं और माजरत भी आपसे चाहता हूं, आपकी बात काट रहा हूं। पूरी दुनिया में जितने डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर हमने ये देखा है कि अख्तियारात की निचली सतह तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तहसील लेवल तक जो मुंतकली है अख्तियारात की, उसको यकीनी बनाया जाता है। अगर 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को अख्तियारात मिले हैं, फेडरेशन ने ये दिए हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा इकदाम था 18वीं तरमीम के जरिए। अच्छा, हम शायद भूल जाते हैं कि अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, निचली सतह तक। निचली से हम्म। सूबा नहीं है, वो लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। और यहां भी हमने आर्टिकल 148 डाला। कौन से इख्तियारात निचली सतह तक चले गए? हमने देखा नहीं है कि अब सबसे ज्यादा खतरनाक या तबाही पीएमएलएन में अगर देखा जाए तो जाति उभरा प्राइवेट लिमिटेड या पंजाब प्राइवेट लिमिटेड, यानी उन्होंने बाकायदा सूबों के इख्तियार इस्तेमाल करने की बजाय जो नीचे डिवॉल्व हुए थे वो भी उठा के प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना दी। 56 कंपनियों का केस मैंने किया था। अब मुझे तो अंदाजा है इस बात का, तो समझने वाली बात है। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। वहां क्या है, अब मिसाल के तौर पर स्टेट्स में अगर अगर इंडियन निजाम अगर देख लें, अगर हम इंग्लैंड देख लें, अगर अमेरिका देख लें, हर कोई इख्तियार है उनके पास। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इख्तियार डिवॉल्व नहीं होने दिए उन्होंने। यानी हमारे यहाँ तो इसमें कोई शक नहीं है, करेंसी है, पुलिस है, फेडरेशन है, फॉरेन अफेयर्स के मामला हैं, ये सारे आपने डिवॉल्व दिए। लेकिन अब कुछ चीजें आप जरा समझाने के लिए मैं करता हूं। मिसाल के तौर पर अगर पैमरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट कर रहा है, अगर सूबों के पास चले जाते तो तबाही हो जानी थी।
हर सूबे ने अपनी मर्जी से जो मर्जी करता, जिस तरह मर्जी जाता, और पूरा निजाम पूरे मुल्क में नहीं चल सकता। नेपरा देख लें बिजली के, ओगरा के हवाले से अगर आप उठाकर देख लें, पैमरा के हवाले जैसे मैंने आपको अर्ज किया है, यानी ये वो ये चीजें हैं। ये तो चीजें आती ही फेडरल की लेजिस्लेटिव लिस्ट में है ना, तो इसलिए वफाक में मौजूद हैं। मैं इसलिए बात कहना चाह रहा हूं कि ये जरा इसका एडवांटेज आपने देखा कि यूनिफॉर्मिटी है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान देख लें, कंपनी इंफॉर्मेशन के हवाले से, यहां जो सबसे बड़ी गलती की और बड़ी प्लानिंग के साथ की, एजुकेशन आप देख लें, तबाह हो गई है इस मुल्क की। सूबों और वफाक के हवाले से वफाक का कोई इख्तियार नहीं है, ये भी क्रेडिट जाता है। जैसे साकिब ने साथ सबको उठाया, फोरेंसिक किया, क्या कर लिया सूबों ने? वो करते फिर रहे हैं, 20% कम कर दें, ज्यादा बढ़ा दें। हम अदालतों, पिछले 8 सालों से अदालतों में फिर रहे हैं। एक तो ये काम खतरनाक किया। दूसरा काम आपने हेल्थ के हवाले से, अगर हेल्थ का निजाम देख लें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2010 में 18वीं तरमीम आई, तो दवाइयों का निजाम मैकेनिज्म करने वाला, क्या हर कोई सूबे अपनी दवाइयां बनाएंगे, करेंगे? क्या हुआ अल्टीमेटली? अल्टीमेटली आइन के आर्टिकल 143 के तहत सूबों ने रेजोल्यूशन पास किया, इनके आर्टिकल तरमीम के बाद दे दिया। फिर वफाक के पास आया और वफाक ने ड्रैफ्ट बनाया। तब अब हालांकि अब भी हालात ऐसे नहीं है कि वो कई चीजें ऐसी हैं जो आपस में मुतसादम है। यानी ड्रग एक्ट 1976 को देख के जब उसको सूबों में नफाज का मामला आया, तो इतनी कन्फ्लिक्ट है कि आपस में हम आज तक सेहत का निजाम ठीक कर ही नहीं, इसलिए नहीं सकती। यहाँ भी क्या प्रॉब्लम है, हमें समझना होगा कि ये जो बुनियादी तौर पर ये सिक्योरिटी इशू है, हेल्थ सिक्योरिटी इशू है। नेशनल हेल्थ रेगुलेशन अगर या सर्विसेज पूरी इंग्लैंड में भी अगर आप देख लें तो बाकायदा बनाए गए हैं। यानी ये कमेटी क्या होती है, अभी आपने कमेटी खेल रहे हैं, इमरान खान साहब ने बड़े अच्छा काम किया नेशनल, उस कमेटी की हैसियत क्या है? कमेटी को फैसले करती है, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत है? उसके आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और आपने देख लिया कि मुराद अली शाह साहब वहां जाने के बाद क्या क्या बातें करते हैं और बेवकूफ बना रहे हैं कौम को। यानी पिछले इतने अरसों से सूबा सिंध के अंदर हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए, तो वजह क्या है कि उनका गिरबान कोई पकड़ नहीं सकता, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो इमरान खान मजबूरन यही कहते हैं, सूबाई और वफाकी हुकूमत भी कहती है कि पॉलिसी दे दी है, सुबह की मर्जी है कम करना या ज्यादा कर देना, ये भी गलत है यहाँ। और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला गया, देखिए एक आम तो मिसाल के तौर पर मैं एक और बता दूं चले, मैं आपकी बात काटता हूँ। आपकी बात जारी सी बात है, मैंने और सवाल करना है, तो उसमें भी आपने ये सारी बातें जो आपकी मैं काट रहा हूँ, आपने फिर उसमें कर ही देनी है। तो आपका तो जुडिशियल एक्टिविस्ट पैनल है, आप तो बड़े मुतहरिक नजर आते हैं। कोई मामला हो कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, कहीं अगर कोई वायलेशन हो रही है, आप फौरी तौर पर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक मुनज्जम साजिश के तहत हुआ, सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ। तो फिर जुडिशियल एक्टिविस्ट पैनल कहां था जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी? आपने तो 18वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में कहीं चैलेंज नहीं किया था। नहीं, मैं आपको बताता चलूं, मैंने बाकायदा चैलेंज किया था। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब, हर एक को पता है कि वो एक प्लान, या मैं वो चीजें बात नहीं करना चाहता। 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है, आप जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से 19वीं तरमीम लेके आई थी कि नहीं? हमारी सुप्रीम कोर्ट थी ना, जब ये कहा और 19वीं तरमीम लेके आई। और जब मामला आगे आया तो 18वीं तरमीम के पेंडिंग केसेस भी सारे निपटा दिए थे। उस बारीकी से देखा नहीं गया। ये भैया हकीकत है, मेरी पिटीशन साथ ही थी। मैं तो इसलिए नहीं आया बहस करने के लिए कि नजर आ रहा था कि उन्होंने 21वीं तरमीम या बाकी मामला को देखते हुए 18वीं तरमीम लपेट देनी है। और हुआ यही, मैं ये कहूंगा नहीं, लेकिन चीजें पार की हुई हैं। वक्त के साथ साथ इतने बड़े धमाके करूंगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है कि वो आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है, ये आपके सामने प्रैक्टिकल एक एग्जांपल आ गई है कि पूरी प्रैक्टिकल दुनिया। एग्जांपल ये भी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल ये भी है कि जब 18वीं तरमीम चैलेंज हुई, वो सालों तक पेंडिंग पड़ी रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऐसा ही पाकिस्तान में। ऐसा ही है। 2010 में चैलेंज हुई और फैसले जाके तकरीबन 2015 या 16 में जाकर हुए थे। और उसके साथ साथ 21वीं तरमीम का भी फैसला हुआ था। और आपको याद होगा कि 21वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी। 21वीं तरमीम के खिलाफ उन्होंने दलाइल दिए और 18वीं तरमीम के हक में उन्होंने दलाइल दिए कि 18वीं तरमीम बिल्कुल ठीक है। तो आज फिर किस तरह से इसे कहा जा सकता है कि जो देखिए कह रहे इमरान थे कि इमरान इमरान एक बार बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। 18वीं तरमीम के, अब बातें तो हम बड़ी करते थे ना, एजेंडा क्या था? एजेंडा था फेडरेशन को नुकसान पहुंचाना। अब मैं ये नहीं कहता कि हामिद खान साहब या क्या था, लेकिन हमें देखे ना, मैंने कई चीजें हैं, मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो सारा केस बना, जिस तरह वो चला, जिस तरह मैंने वो केस लड़ा और हर चीज रिकॉर्ड पे लेके आया, वो सारी चीजें
पूरा नजर आ रहा था, कंस्पिरेसी नजर आ रही थी पीछे के क्या कुछ हुआ, टाइमिंग क्या थी, हर एक ने देखा है। यहाँ जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं अभी जो कि टाइम हमारे पास कम होना, लंबी बातें की तरह ये एक स्पेशल इसमें एक डिस्कस होनी चाहिए, खुलनी चाहिए चीजें सारी। जरूरत इस अमर की है कि इस वक्त हम इस सारे मसले से कैसे निपटें। अभी आपने इमरान खान साहब के हवाले सुना, हमारे यहाँ बेसिकली 1976 का कानून जो है प्रॉफिट होल्डरिंग के हवाले से और अपना प्राइस हाइकिंग के कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। वो फेडरल कानून था। जब ये सूबों के मामले आया, वो डिवॉल्व होने की बात हुई, कानून वफाक का ही है, लेकिन सूबों ने कंट्रोलर जनरल की जगह पर लोकल डिप्टी कमिश्नर लगा दिया और आपने हर एक ने देख लिया। हमारा वो मुल्क है कि रोजों में कमाना है, हज में कमाना है, कोरोना में कमाना है, ऐसे ऐसे लोग खरबपति बन गए और सत्यानाश हो गया। और वो अब आज इमरान ने और मौजूदा हुकूमत ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि वो बाकायदा नजायज मुनाफाखोरी के हवाले से और वो बाकी चीजों को सारा लेके जा रहे हैं एक ऑर्डिनेंस के जरिए। अभी जो कि पार्लियामेंट वजूद में नहीं है, टाइम ऐसा है कि उस ऑर्डिनेंस को एक ऑर्डिनेंस तो ये बना रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस स्मगलिंग के हवाले से, डॉलर की फ्लाइट, वो भी बड़ा जबरदस्त सवाल है। वो आम आदमी को समझ नहीं आएगी। यान अली के केस में हमें बड़ा कुछ समझ जाना चाहिए था, कैसे डॉलर यहाँ से बाहर जाता है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी करेंसी भी स्मगल होती है। अब मैं आपके साथ ऐड कर देता हूं सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर वजीर आजम इमरान खान ने यह भी फैसला किया है कि जितने मेडिकल इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था वो नहीं किया जाएगा। अब ये तमाम चीजें पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी ताकि ये जो डॉलर्स वाला जरे मुबादला है इसको बचाया जा सके। अच्छा, ये आपने आपने बात छेड़ दी ना, एक बहुत बड़ी वारदात हुई है यहाँ हमारे यहाँ। बेसिकली आपको पता है वजारत अपना हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन है। यहाँ 20 मार्च को 61 आइटम जो है ना, ये मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, कोरोना के जी चक्कर में इंपोर्ट करनी थी। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप अंदाजा लगाए 12 आइटम ऐसी थी जो कोरोना से रिलेट करती थी और 49 के करीब ऐसी आइटम थी कि जिनका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं था, और वो सारी इंपोर्ट कर लेगी। और इस हमाम में नंगे जितने भी हैं सारों ने देखे ना। हमारे ये वही तरीका कार है, ये मौजूदा गवर्नमेंट को समझ आना चाहिए। जो एसआरओ इश्यूज होते थे इन्हें नहीं समझ आती थी। अब ये तो आप और हम जैसे लोग हैं जो वक्त के साथ साथ चीजें बताते रहते हैं, और आपने ये बड़ी जबरदस्त सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट इसी तरफ निशानदेही करी थी कि आपने एग्जेम्पशनें दे दी हैं और इसकी आड़ में जो एक मेडिकल इक्विपमेंट मंगवाना है उसके साथ 10 और मंगवाए जा रहे हैं। इस तरफ हुकूमत तवज्जो दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया और फिर हमने देखा कि अच्छा, वजारत सेहत ने अपनी ये गलती मान ली कि हमसे ये गलती हुई है और इसको रेक्टिफाई कर दिया। देखिए मैं बताऊं आपको, इमरान, आपको याद है कि जब पनामा का केस आया उन दिनों बड़ी तंगदही के साथ बड़ी लड़ाई मैंने लड़ी कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। मैं पैमरा में गया कि हमारे फाजिल जजेस के खिलाफ बड़ी गुफ्तगू करते रहे, जुडिशल एक्टिविज्म पे बड़ी बातें हुई, पीकेएलआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, अस्पतालों की ये इनकी फैसिलिटीज के हवाले से चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने वो काम किए। आधे अगर वो वाले हालात उन्होंने काम ना किए होते तो इस वक्त हेल्थ का सत्यानाश हो गया होना था। ये तो समझने की बात है ना। और अब भी जैसे ही ये काम हुआ तो आपको पता है उनमें ज्यादातर लोग जो अदलिया पे तनकीद करने वाले लोग हैं वही लोग हैं। वो यानी अब बहाना अपना वो जस्टिफाई करना चाहते थे कि हमने उन दिनों भी कहा था और इन दिनों भी कहा। और मैं क्रेडिट देता हूं, मैंने पहले दिन ये सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब चीफ जस्टिस गुलजार साहब के बारे में जो बातें की हैं फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, और क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब उसी वक्त एफआईए को। ये मैं उनके दौर में मैं कहता रहा, हुकूमत वक्त को लिखता रहा कि अदलिया के हवाले से अदलिया देखें, हमें उनको पॉजिटिव जेस्चर इस तरह देना है। आर्टिकल 184(3) फंडामेंटल राइट्स की बात है यार, अदालतों को भी बात तो कर ले दो। अगर बातें की हैं ऑर्डर में कोई ऐसा कुछ लिखा है, क्या वो रिमार्क्स ना दे? उनके अंदर जज्बात नहीं है बात करने के हवाले से, बात को कुरेदने के हवाले से। और कल तो मुराद अली शाह साहब ने मजाक उड़ाया 8 अरब के हवाले से। भाई तुम्हारा नालायक आदमी था, तुम्हारा नालायक एडवोकेट जनरल था, उसको सवालों के जवाब उसे देने चाहिए थे। आप तुम आगे अदालतों में क्यों बात करते हो? तुम्हारी कारकर्दगी के हवाले से जब ये सवाल पूछा गया आपको प्रॉब्लम होगी। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात है और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा क्लियर हूं। लेकिन यहाँ इत्तेजाज साहब ने जो बातें की हैं उनकी अपनी जगह पर बातें कुछ जगह ठीक है, लेकिन यहां तक फंडामेंटल राइट्स के हवाले से बात है, मैं तो समझता हूं लामहदूद इख्तियार आते हैं हमारी कोर्टों को कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए जितना बेहतर काम कर सके काम करें, और वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वो आप देखें क्या हुआ, कोरोना वायरस के हवाले से तशखीस होगी, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट आके जजेस फिर बैठे और इंसाफ दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो जो बातें कही थी मुराद अली शाह साहब के बारे में, इसी में
कमरे में बैठ के बातें करते हैं। यानी ये दुख और अफसोस इस बात का है कि हमें अपनी अदालतों, देखिए अदालतों ने कुछ सवाल किए हैं तो जवाब देने चाहिए थे ना। और वो जफर मिर्जा साहब की नालायकी है कि वो जवाब दे नहीं पाए। वो ठीक है, यानी बोलना बड़ा अच्छा है, यानी मैं भी बड़ा अच्छा बोल लेता हूँ आपके साथ, आप भी, लेकिन हम अदालतों में भी बोलते हैं, हम मेहनत करके जाते हैं, हम अदालत की मुआवनत करते हैं, और ये ऐसा नहीं, यहाँ नहीं बोलते तो हो आप रहा है। बहुत 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 अच्छा। आखिरी सवाल आप इसका जवाब दे दें, हम फिर अपनी वीडियो खत्म करते हैं और दूसरी वीडियो पे चलते हैं। ये बताएं कि अगर 18वीं तरमीम कोरोना वायरस से निपटने में, कोरोना वायरस से निजात हासिल करने में रुकावट बन रही है, तो फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए बड़ी जबरदस्त बात की है। दो हाल हैं मेरे पास, मैं बताता हूँ। ये बेसिकली आपको हेल्थ सिक्योरिटी में ले जाना पड़ेगा, सुबह कुछ नहीं कर सकते। जब सिक्योरिटी का इशू आएगा ना, आपको एक ऑर्डिनेंस बनाना है। यानी हुकूमत पंजाब ने कोरोना के हवाले से, पैंडेमिक के हवाले से एक ऑर्डिनेंस बनाया, वो बड़ा डिफेक्टिव ऑर्डिनेंस है, बड़ी जल्दबाजी में काम कर दिया उसको। पूरी दुनिया में ऑर्डिनेंसेस बने हैं। नेशनल है, आपको नेशनल हेल्थ सर्विसेज के कॉन्टेक्ट से एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी आपको। मान लें ये बात, आपको जैसे आपने ड्रैब बनाई है, इस ऑर्डिनेंस के जरिए हेल्थ, आप सिक्योरिटी का नाम दें, उसमें आप पैंडेमिक को डील करने के हवाले से सूबे पाबंद होंगे आपकी उन चीजों को मानने के लिए। और लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से हर एक को बाकायदा, यानी आपके आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 141 से लेकर अगर आप आगे चले जाएं 150 तक चले जाएं, बल्कि 138 भी अगर आप देख लें, 39 भी अगर थोड़ा सा देख लें अगर आप, तो आपके यहाँ मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान फेडरेशन इस वक्त फौरी तौर और 18वीं तरमीम को अब सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। आपने जो भुट्टो साहब का आइन देखे, हमें मानना पड़ेगा कि 1973 में भुट्टो साहब ने एक ऐसा आइन, भुट्टो साहब के नॉलेज में चीजें नहीं थी, ये सारा कुछ था। जरा कोई टाइम तो निकाले, पार्लियामेंट डिबेट पढ़ ले, और वो जो हफीज बिजादा साहब के दौर में जो चीजें सारी सामने हुई है रिकॉर्ड में, किसी दिन देख तो ले। मैंने तो एक एक आर्टिकल को बैठ के, यानी इसी को देख ले कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्यों बनाई थी, रेलवे का निजाम, पानी का निजाम, वापडा का निजाम, ये पार्ट 2 में फेडरल एसेंस में क्यों डाले गए, इनको तो पता ही किसी को नहीं है। ना इन्होंने किसी कोशिश की है, चौके एक एजेंडा था इस मुल्क की फेडरेशन को तोड़ने के लिए। अब ये मौका आ गया है कि यहाँ अभी आपको याद होगा पिछले दिनों कि जब जैसे साकिब निसार साहब के दौर में पीएमडीसी वाला इशू आया, और फिर आया कुछ जो फेडरेशन के हॉस्पिटल के हवाले से, इंडिया अपना सिंध के हवाले से, और बाकायदा वो जजमेंट दी उन्होंने कि वफाक को इख्तियार है, और वो बाकायदा वो हॉस्पिटल्स के वाले, बड़ी मुसीबत पड़ी इनको सिंध को कि हम है। भाई आपका इशू क्या, कंसर्न क्या है? हेल्थ वाला इशू जो है, आर्टिकल 9 की एनफोर्समेंट में अगर आप जाएं, आर्टिकल 4 और 5 के साथ पढ़ें और आए, आप पूरी प्रोविजन सामने देख लें, तो ये इख्तियार आज भी वफाक को है, और वफाक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर रही। मौका अच्छा है, मैं आपको बता देता हूं, मैं बाकायदा जुडिशल एक्टिविज्म पैनल फरीक बनने की दरखास्त दे रही है इसके अंदर। हमने यही बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम का मौका है, ना सही तो रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल अप्लाई कर कर के मिसाल, अभी तो मैं फिलहाल सेहत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है ये वफाक के पास होना चाहिए। हॉस्पिटल रन करना सूबे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉस्पिटल चलाना, तनख्वाहें देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी पॉलिसी, हॉस्पिटल्स के आगे सारी जो रेगुलेट करना है, सारा जितना निजाम है। आज भी देखें ना, पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है, वो डॉक्टर्स को लाइसेंस देना, चलाना सारा उनके जिम्मे है। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग और सिक्योरिटी का जो इशू है, ये बाकायदा मैं फरीक बनने की दरखास्त दे रहा हूं, मेरी तरफ से फाइनल हो गई है। मैं भी बाकायदा अदालत के सामने यही मैटर लेके जा रहा हूं कि वफाक को मजबूत करें और सूबे पाबंद हों। मिसाल के तौर पर आपको पता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, आईनी इदारा है, उसमें जो फैसले होंगे ना, सूबा आगे पीछे नहीं जा सकता। इसी तरह जब इसमें जब नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से बात आएगी, ऑर्डिनेंस आएगा, सूबे पाबंद होंगे। आपके सामने यूं ले लें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देख लें, कुदरती आफात को निपटने के लिए अगर आपके पास एक कानून ना होता तो क्या हाल हुआ आपके सामने। वो जब किट्स आ रही थी चाइना से, वो गवर्नमेंट सिंध अपने पास लेके बैठ गई, बिलावल साहब ट्वीट कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमें शांत कर रहे हैं, दूसरे सूबे को देने का। ये तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी कि जिन्होंने बैठ के इन चीजों को हैंडल किया, सूबों को एक इख्तियार दिया, वफाक के पास रहा। और वफाक चूंकि बाप है, भाई ठीक है, बच्चे सारे मौजूद हैं, जब तक बाप है ना, तो बाप को बाप बनाना पड़ेगा यहाँ पर। आपकी तमाम तो, और मेरी जाती राय के मुताबिक यहाँ क्या चाहिए, सूबाई हुकूमतों को फौरी तौर पर अपने इजलास बुलाने चाहिए। आइन के आर्टिकल 143 के तहत फूड नेशनल, ये इसके साथ देखें, हेल्थ के साथ फूड भी बनेगा, फूड सिक्योरिटी भी आप अलहदा, अपने तो मिनिस्ट्री आपकी मौजूद है, लेकिन कानून साजी में कमियां बड़ी मौजूद हैं। यहाँ आपको करारदाद पास करके वफाक का, जैसे ड्रैब के हवाले से कहा
कि उनको इख्तियार दे दें तो ज्यादा अच्छा है। बाकायदा एक पार्लियामेंट एक स्पेशल इजलास बुलाए और एक ही दिन में कानून बना के चले जाए। नहीं बनता तो फॉर द टाइमिंग ऑर्डिनेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट इसकी रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल अप्लाई करते, कह दे कि सिक्योरिटी का जो मसला है हेल्थ के हवाले से वफाक को इख्तियार मौजूद है, वफाक जो पॉलिसी बनाएगी तमाम सूबे पाबंद होंगे। बहरहाल आपकी बातें बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन अजहर सदीक साहब आपके इल्म में भी होगा, कुछ मेरे तक भी बातें पहुंची। अपने प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आपको ये बता देता हूं कि नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से काफी काम हो रहा है, काफी इस चीज को देखा जा रहा है और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये चीजें मंजरे आम पर आएंगी और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी हेल्थ सेक्टर में। तो आज के प्रोग्राम में आपसे ज्यादा